हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर की करंट अफेयर। और सबसे पहले डेज से हम चर्चा करेंगे। डेज देखेंगे, उसके बाद जो है नियुक्तियां देखेंगे, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल न्यूज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करेंगे सबसे पहले भारतीय नौसेना दिवस के बारे में। इंडियन नेवी डे जो हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, उसके पहले इसका बेस मैं बता दूं। तो बेस ये है कि 1971 में, जैसा कि हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और इसके दौरान भारत की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया था जो पूरी तरीके से भारतीय नौसेना के द्वारा संचालित किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ओके, तो इस ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की वजह से ही भारतीय नौसेना दिवस को याद किया जाता है। भारतीय नौसेना को इम्पोर्टेंस देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। और अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो 1612 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो उसके दौरान ही भारतीय नौसेना की स्थापना करी गई थी। 2023 में अभी जब हमने 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया है, तो इसके दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके द्वारा महाराष्ट्र के जो सिंधुदुर्ग है, वहां पर 17वीं शताब्दी के सबसे प्रमुख जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जो हमारे राजा हुए हैं, उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उनकी एक भव्य मूर्ति का अनावरण भी किया गया है। तो इस बात को देखिए। अच्छा, ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में बात करेंगे तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। इसके बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया जाता है। साथ में ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कराची बंदरगाह पर यह ऑपरेशन चलाया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से PNS खैबर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको नष्ट करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। और पहली बार इस तरीके की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय नौसेना की तरफ से जो 3 युद्धपोत INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर ने हमले में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाई, और इन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया है। अच्छा, इसकी टैग लाइन क्या है भारतीय नौसेना की? तो शम नो वरुणा, यानी कि जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हों। इस टैगलाइन के साथ में भारतीय नौसेना को हम समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के बारे में, जिसको हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी हम मनाते हैं, उसके लिए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 19 दिसंबर 2019 को ये डिसाइड किया गया था कि हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाएगा। और इसकी वजह से ही 2020 से हर साल हम ये दिन 4 दिसंबर को मना रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व मृदा दिवस के बारे में, जिसको 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत है। इसके साथ, इस थीम के साथ हमने ये दिन मनाया है। अच्छा, मृदा इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा जो पूरा खाने पीने का जो सिस्टम है, वो मृदा पर बेस्ड है। जो जिस तरीके से जल प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण के बढ़ने की वजह से मृदा हमारी प्रदूषित होती जा रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस या इंटरनेशनल वॉलंटरी डे हर साल हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। सबसे पहले 1985 में इसे मनाया गया था। अच्छा, वॉलंटरी डे यानी कि स्वयं सेवक दिवस के रूप में मनाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम अपने मन से समाज के लिए सेवा करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल वॉलंटरी डे मनाया जाता है हर साल 5 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस, सिविल डिफेंस डे हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, सिविल डिफेंस के साथ साथ में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो होम गार्ड है, वो भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम आता है, और इस अधिनियम के तहत ही जो हमारा होम गार्ड है और जो हमारा नागरिक सुरक्षा से रिलेटेड जो हमारे सैनिक हैं, वो काम करते हैं नागरिकों की सुरक्षा के लिए। कोई आपदा पड़ जाए, कोई विपत्ति आ जाए, उस समय ये सारा काम इनका हमें देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में, जिसको हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन लोग झंडे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो खरीदते हैं, और उससे जो पैसा मिलता है उसको गवर्नमेंट सैनिकों के ऊपर, जो दिव्यांग हो गए हैं, या ऐसे सैनिक जिन्होंने एक्सीडेंट में या फिर युद्ध के दौरान अपना कोई अंग खो दिया है, इसके अलावा सैनिकों के परिवार जो सरकार पर आश्रित है, उनको ये पैसे डोनेट किए जाते हैं।
आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के बारे में। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल सिविल एविएशन का सदस्य भारत भी है, और इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में देखने को मिल जाएगा। इस बात को समझ लेंगे। ओके, तो देखो अभी जो हमने मनाई इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 50वीं वर्षगांठ मनाई है 7 दिसंबर को। ओके, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1996 में इस दिन की घोषणा करी गई थी। इस दिन को मनाने के लिए घोषणा करी गई थी। इस बार की थीम क्या है? तो वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार। इस थीम के साथ में हमने ये दिन मनाया है। आइए नेक्स्ट बात करेंगे शार्क चार्टर दिवस के बारे में। यानी जो शार्क देश हैं उन्होंने जब चार्टर को अपनाया तो उस दिन की याद में शार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है 8 दिसंबर को। और इस बार हमने इसकी 39 नंबर की जो वर्षगांठ है वो मनाई है। और साथ में हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो शार्क है उसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो इसमें 8 सदस्य देश हैं जो दक्षिण एशिया से रिलेट करते हैं। उन देशों के नाम देख लेते हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्लियर? देखो भारतीय सेना कोर दिवस 8 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार 263वीं कोर दिवस हम मना रहे हैं। 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। समझ लीजिए। आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार हम इसकी 21वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस बार का विषय क्या है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। इस विषय के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय करप्शन डे मना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव एवं अपराध की रोकथाम दिवस। यानी कि हम अपराधों की रोकथाम के लिए जो दिन मनाते हैं वो 9 दिसंबर को ही मनाते हैं। जो नरसंहार होता है उसके खिलाफ एक आवाज उठाने के लिए, जो लोगों की हत्या कर दी जाती है उसके खिलाफ एक आवाज उठाने के लिए, लोगों की भूमिका को बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है हर साल 9 दिसंबर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे विश्व मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मनाते हैं, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता होगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1948 में इस बात की घोषणा करी गई थी कि हर साल विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा 10 दिसंबर को। पूरी दुनिया में लोगों के अंदर जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए, साथ में धर्म के आधार पर, लिंग, भाषा के आधार पर या किसी भी तरीके का जो भेदभाव होता है उन सबको खत्म करने की विचारधारा के साथ में विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने आ गया। हमने डेज के ऊपर चर्चा कर ली, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ICFRI की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये पहली महिला महानिदेशक हैं और इनका नाम पूछा जा रहा है। तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है कंचन देवी। तो कंचन देवी को ICFRI का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इस बात को समझ लेंगे। अच्छा देखो, जो हमारा ICFRI है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, तो इसकी अध्यक्ष बनी है ये। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना 1986 में करी गई थी, जो भारतीय वानिकी के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है। रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए कौन सी प्रणाली पेश करी गई है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलती है और अगर प्लेटफॉर्म पर या जो ट्रैक है उस पर हाथी आ जाए तो दोनों को नुकसान होता है। लगभग 10 सालों में 200 हाथियों की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई है। यानी कि जो रेल हादसे हुए हैं उसकी वजह से मौत हो गई है 200 हाथियों की। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे के द्वारा एक सिस्टम पेश किया जा रहा है, उसका नाम रखा गया है गजराज सुरक्षा कवच। अच्छा, गजराज सुरक्षा कवच क्या करेगा? तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस सुरक्षा कवच है। ठीक है। अच्छा, 200 मीटर की दूरी पर, यानी कि ट्रेन के बीच और हाथी के बीच में जब 200 मीटर की दूरी रहेगी तभी ये बता देगा कि यहाँ पर आसपास हाथी है। ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो हाथियों के पैरों से कंपन उत्पन्न होता है उस कंपन की रीडिंग के द्वारा बता देगा कि आसपास हाथी है। ठीक है। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात पुनः शुरू किया है? तो देखो कच्चे तेल का आयात भारत ने बंद कर दिया था क्योंकि अमेरिका के द्वारा इस देश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो जैसे ही अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध हटा दिया गया, भारत ने दोबारा से कच्चे तेल का आयात स्टार्ट कर दिया है। इस देश का नाम है वेनेजुएला।
क्या नाम है? वेनेजुएला। और भारत की जो रिलायंस है, रिलायंस की रिफाइनर्स हैं, उसके साथ साथ में भारत की और कंपनियों ने भी सौदा कर लिया है वेनेजुएला के साथ में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए सर्वाधिक वोट के साथ किसे निर्वाचित किया है? यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद है, इसके लिए इसके अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है भारत को, और सर्वाधिक वोट भारत को मिले हैं, ये बात समझ लेंगे। साथ साथ में इस श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमेरिका के नाम भी शामिल थे, लेकिन इन सबको हराकर भारत ने ये जीत हासिल कर ली है। और इसका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, 2024 से 2025 तक के लिए। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेडागास्कर की कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए किसका चयन किया है? यानी अब ये मेडागास्कर के राष्ट्रपति होंगे, इनका चयन हो गया है, इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये है एंड्री राजोएलिना। क्या नाम है इनका? एंड्री राजोएलिना। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे, नंदन नीलेकणी, केपी सिंह, निखिल कामत को हाल ही में किस सूची में शामिल किया गया? तो देखो समझ लेंगे, ये जो सूची में शामिल किया गया है 17वें संस्करण की ये सूची है जिसमें इनको शामिल किया गया है। इसका नाम है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी। ठीक है, ये क्यों दिया जाता है? तो ये तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति धर्मार्थ का काम करता है अपने व्यक्तिगत संसाधनों का इस्तेमाल करके। क्लियर? आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे, बीबीसी बोर्ड के नेतृत्व के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति का चयन किया गया है? यानी जो बीबीसी है, अब इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो इसका नेतृत्व करेंगे, इनका नाम है समीर शाह। क्या नाम है? समीर शाह। ओके, क्लियर? टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? तो देखो, एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा 2023 के लिए। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, यह है फुटबॉलर लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी को 2023 के लिए टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इन्होंने बैलन डियोर जो खिताब है वो 8वीं बार जीता है, जिसके बाद ही ये जो टाइम मैगजीन के द्वारा चयन है ये किया गया है। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है? यानी कि सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार दिया गया है, ये भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं, उपन्यासकार हैं, इनका नाम है मीरा चंद। क्या नाम है इनका? मीरा चंद इनका नाम है, और ये उम्र से 81 वर्ष की है, यानी 81 साल की है ये। क्लियर? मिशेल जराटे, पॉलोमेक और सेबेस्टियन माओरा को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो देखो, इन दोनों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है वो है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, यानी कि ग्लोबली पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इनके द्वारा जो काम किया गया उसकी वजह से ये अवार्ड प्रदान किया गया है इन दोनों को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा की। मिशेल जराटे के बारे में बात करेंगे, जो केन्या से बिलोंग करते हैं। ये 27 साल की इनकी उम्र है, सॉरी ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, 27 साल की इनकी उम्र है, और वहां पर रहने वाले एक स्थानीय समुदाय जो हाशिए पर था उसको स्वच्छ जल की और पर्याप्त जल की उपलब्धता कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और साथ ही जो सेबेस्टियन मावोरा है वो केन्या से बिलोंग करते हैं, 35 साल की इनकी उम्र है, और इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर फोकस किया है, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। क्लियर? आइए नेक्स्ट बात करते हैं, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को। और स्पॉटिफाई पर जो इनका जो गीत है, इनका जो संगीत है, उसमें जो इनकी पॉपुलैरिटी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही टाइम मैगजीन के द्वारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने विश्व स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो S&P ग्लोबल 2022 के अनुसार जो बीमा रिपोर्ट है, इसमें हमारे देश की जो कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, इसको चौथा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है, ये बात समझ लेंगे। अच्छा, फर्स्ट स्थान पे कौन, यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है एलियांज SE जो जर्मनी की कंपनी है। इसके बाद चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और चौथे नंबर पर LIC है। भारतीय नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, अब ये कौन सा नृत्य है? तो गुजरात का गरबा नृत्य है जिसको शामिल किया गया है। गरबा नृत्य को कहा जाता है कि स्त्री शक्ति या स्त्री ऊर्जा की पूजा होती है, एक भक्तिपूर्ण और एक अनुष्ठानित नृत्य के
में हम इसको जानते हैं, जिसको यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है यूनेस्को की विरासत सूची में। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्ब्स के दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की नवीनतम सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो फोर्ब्स की सूची होती है उसमें वो जो हर साल निकलती है उसमें सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची भी दी जाती है। तो इसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, उनके नाम जान लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है निर्मला सीतारमण, जो भारत के वित्त मंत्री हैं, ये 32वें नंबर पर है। ठीक है। इसके बाद आती हैं HCL कॉरपोरेशन की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है सोमा मंडल, और बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शॉ। तो ये शामिल की गई हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण 32वें नंबर पर हैं, 60वें नंबर पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं, इसके अलावा 70वें नंबर पर है स्टील अथॉरिटी की सोमा मंडल, और इसके बाद जो है 76वें नंबर पर है किरण मजूमदार शाह। ओके। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय कलाकार को सम्मानित किया गया है। अच्छा देखो, ये कहाँ पर हुआ है, तो सऊदी अरब में ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये हुआ है। तो रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रणवीर सिंह को सम्मानित किया गया है, और रणवीर सिंह को जो ये सम्मान है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो शेरन स्टोन के द्वारा दिया गया है। साथ में ही रणवीर सिंह के द्वारा हम ये जानते हैं कि वो नए नए प्रकार के रोल करते रहते हैं, और किसी भी रोल में नए प्रकार के रोल में ये फिट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको बॉलीवुड का मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्लियर। और सऊदी अरब के जेद्दा में ये रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो किसका पहला उपन्यास है? तो ये पहला उपन्यास है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी का पहला उपन्यास है जिसका नाम है ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। एक काल्पनिक दुनिया की कहानी है। 92 से लेकर 2019 तक का टाइम पीरियड इसमें लिया गया है। ज़ेबा नाम की जो किरदार है उसके आसपास ही ये सारा उपन्यास घूमता है, आप देखेंगे तो। ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया गया है, आधिकारिक तौर पर इसको लॉन्च कर दिया गया है बैंगलोर लिटरेचर के 12वें संस्करण के दौरान। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। यानी ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित किया है। ये रोवर इसलिए भेजा गया है जिससे कि वो मंगल ग्रह पर जो सामान है उसको इकट्ठा कर पाए। इनका नाम है अच्युता कृष्णमूर्ति। क्या नाम है इनका? अच्युता कृष्णमूर्ति, जिन्होंने ये कारनामा करा है, भारतीय मूल की है। साथ में ये बात हमें पता होना चाहिए कि इनका इन चीज़ों में यानी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जो खोज है उसमें इनका इंटरेस्ट है, और मंगल ग्रह पर चीज़ें इकट्ठा करने के लिए इस रोवर को भेजा गया है। ओके। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। IBBI का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो IBBI का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है जितेश जॉन को। किसको बनाया गया? जितेश जॉन को। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति करी गई है। तो अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कैप्टन शिवा चौहान के बारे में, ठीक है, जिनको सियाचिन पर तैनात किया गया था एज अ इंजीनियर। अब वहां पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है कैप्टन गीतिका कौल को, और इसके साल भर पहले ही शिवा चौहान को वहां पर नियुक्ति दे दी गई थी। तो कैप्टन गीतिका कौल अब तैनात होंगी सियाचिन में महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में, ये बात समझ लेंगे। ओके। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। यानी ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम किया है, और इनको पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। राष्ट्रीय पुरस्कार है ये, और इनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है प्रशांत अग्रवाल। क्या नाम है? प्रशांत अग्रवाल। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अमेरिकी सरकार के द्वारा 2023 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन किसे नामित किया गया है। तो अमेरिकी सरकार के द्वारा ये नामांकन किया गया है, भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में इनको नामित किया गया है। इनका नाम है निखिल डे। क्या नाम है इनका? निखिल डे इनका नाम है। इस बात को समझ लेंगे। साथ में ये बात हमें पता होनी चाहिए कि जो निखिल डे हैं वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान का ही एक संगठन है जिसमें ये काम करते हैं। उस संगठन का नाम है किसान शक्ति संगठन। क्या नाम है? डे मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हुए हैं, और इस मजदूरों के लिए, किसानों के हित के लिए जो ये काम करते हैं, इसके लिए ही इनको अमेरिका सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय
भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नामित किया गया है 2023 के लिए, और ये अपनी तरीके का पहला पुरस्कार है जो इन्हें प्रदान किया गया है। इस सेशन में इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलेंगे। जो बचा है उसको भी पढ़ेंगे, जो आएगा उसको भी पढ़ेंगे। तो मेरे ऊपर भरोसा करिए, साथ देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो नए हैं वो जरूर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम के लिंक पर ये जो कंटेंट है वो उपस्थित है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब अपना ख्याल रखना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय। आपके प्यार के लिए और आपके भरोसे के लिए फिर से तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।